तो सभी साथियों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं अपन सॉल्व करने वाले हैं आज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर 2013 का जो दोस्तों पेपर है वो अपन आज की इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर दोस्तों दो तरह से कराए जाते हैं। एक तो यूनिवर्सिटी जो होती है दोस्तों वो कराती है और दूसरा जो अपना राजस्थान का बोर्ड है RSSB बोर्ड है दोस्तों वो कराती है। तो दोस्तों ये जो पेपर है अपना ये तो SKR ये जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों बीकानेर वाली उन्होंने ये पेपर कराया था 2013 के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों आज इस पेपर को अपन पूरी तरह से सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि पुराने जितने भी पेपर है दोस्तों आपको इस चैनल के ऊपर मिल सके। और मैं आपको बता दूं 2012 और 2015 का जो पेपर दोस्तों वो भी हमने इसी चैनल के ऊपर ID पर जो है अपलोड कर रखे हैं। तो दोस्तों सभी वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं ना तो आप इन जो भी PYQ है जितने भी पुराने पेपर है उनको जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस पेपर को अपन शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपना पहला ही प्रश्न है यहाँ पर हाँ कि फल वृक्षों के लगाने की दोस्तों षटभुजाकार विधि है ना, विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत पौधे दोस्तों अधिक लगाए जाते हैं। यहाँ पर देखो अधिक लगाए जाते हैं तो कितने प्रतिशत जो पौधे दोस्तों वो अधिक लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना C यानी कि 15% जो पौधे हैं दोस्तों वो अधिक लगाए जाते हैं। ठीक है, षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा यहाँ पर जो है 15% पौधे जो है दोस्तों अधिक लगाए जाते हैं। इसी के साथ में अपना जो आज का दोस्तों अपना अगला प्रश्न है यहाँ पर क्या है, राजस्थान में सोनामुखी यानी कि सन्नाई की खेती का जो प्रमुख क्षेत्र है वो कौन सा है। यानी कि जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा दोस्तों सन्नाई जो होती है उसकी खेती की जाती है तो वो कहाँ पर की जाती है। तो दोस्तों वो की जाती है अपने जोधपुर के अंदर। ठीक है, याद रखना जोधपुर के अंदर सबसे ज़्यादा सन्नाई की दोस्तों खेती की जाती है। ठीक है, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों अपने यहाँ पर, तो अगला प्रश्न है कि खजूर की देर से पकने वाली जो किस्म है वो क्या है। ठीक है, खजूर की देर से पकने वाली किस्म जो है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है मेडजुल। मेडजुल याद रखना, मेडजुल जो है दोस्तों ये खजूर की देर से पकने वाली एक किस्म है। इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं अगला प्रश्न अपना यहाँ पर क्या है कि फूल गोभी में बुरी गलन व्याधि दोस्तों एक रोग है जो कि किस तत्व की कमी से होता है। ठीक है, किस तत्व की कमी से, यानी कि फूल गोभी के अंदर दोस्तों जो यहाँ पर बुरा रोग होता है यानी कि गलन व्याधि होती है, मतलब एक रोग होता है। ठीक है, जो ऊपर जो आपने देखा होगा फूल गोभी का जो फूल होता है दोस्तों उसके ऊपर पीला पीला पड़ जाता है, तो उसका जो दोस्तों रोग है वो किस तत्व की कमी से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों बोरोन की कमी से दोस्तों वहाँ पर जो है पीला पीला जो गलन रोग है दोस्तों वो होता है फूल गोभी के अंदर। ठीक है, फूल गोभी के अंदर ये रोग होता है बोरोन की कमी से, याद रखना आपको। इसी के साथ में अपना नेक्स्ट प्रश्न है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर दोस्तों बोर्ड है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपको बता दूं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड दोस्तों इसका मुख्यालय है वो है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। कहाँ पर है, गुरुग्राम, आपको याद रखना है गुरुग्राम हरियाणा। तो दोस्तों यहाँ पर अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जैविक मृदा में जो जैविक पदार्थ होते हैं दोस्तों उसकी मात्रा होती है। देखो जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, तो दोस्तों वो होती है 20% से अधिक। ठीक है, 20% से अधिक दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जैविक मृदा के अंदर जैविक पदार्थों की मात्रा होती है। इसी के साथ में अपना अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि कम क्षेत्रफल में दोस्तों चावल की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। देखो चावल की जो नर्सरी होती है वो तैयार करनी है अपने को और सबसे कम क्षेत्र चाहिए अपने को, तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो वो है डेपोंग विधि। कौन सी विधि दोस्तों, डेपोंग विधि दोस्तों सबसे अच्छी मानी जाती है चावल की जो है कम क्षेत्र के अंदर दोस्तों खेती करनी है यानी कि नर्सरी तैयार करनी है। तो ठीक है, और इसी के साथ में अपना जो अगला यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों वो है यहाँ पर राष्ट्रीय जैविक खेती जो संस्थान है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये है गाजियाबाद UP के अंदर। कहाँ पर है, गाजियाबाद UP, याद रखना आपको ऑप्शन नंबर अपना B यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, गाजियाबाद UP। इसी के साथ में दोस्तों अपना अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या है कि शुगर केन यानी कि गन्ने में दोस्तों प्रयुक्त जो शुगर होता है वो शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये याद रखना शुगर केन दोस्तों संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भाषा का यहाँ पर शब्द है शुगर केन। और इसी के साथ में अपना दोस्तों आज का अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि चूहा नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम विष चूहा बनाने के लिए दोस्तों जिंक फास्फेट की जो मात्रा होती है वो कितनी चाहिए। याद रखना आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना। चूहा नियंत्रण के लिए दोस्तों 1 किलोग्राम विश्व चूहा बनाने के लिए जिंक फास्फेट की मात्रा है दोस्तों वो कितनी चाहिए। तो इसकी मात्रा चाहिए 20 ग्राम। कितनी चाहिए दोस्तों, 20 ग्राम यहाँ पर इसकी मात्रा चाहिए। आपने दोस्तों अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस है जितने भी PYQ पेपर है आपको यहाँ पर मिल सके हमारे चैनल के ऊपर। तो दोस्तों आज का अपना अगला प्रश्न है वो है कि पूसा जॉइंट एक दोस्तों किस्म है वो किस फसल की किस्म है। देखो पूसा जॉइंट बोला यहाँ पर। ठीक है, पूसा से रिलेटेड बहुत सी किस्म है आपको याद रखना है। यहाँ पर पूसा से नाम शुरू होता है बहुत सी किस्म है। ठीक है, वो है बरसीम की एक किस्म है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ ये जो पूसा वाली जो जितनी भी वेराइटी है
वो सब कहाँ से निकाली गई है, तो ये सब जो ICAR के दोस्तों वहाँ से ये पूसा वाली जितनी भी वैरायटी है वो निकाली गई है। आपको याद रखना, जिसके आगे पूसा लगता है वो ICAR द्वारा जो वैरायटी है वो निकाली गई है, ठीक है। और इसी के साथ में अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है कि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए दोस्तों ज्वार की उपयुक्त किस्म कौन सी है। यानी कि जिन क्षेत्रों में सूखा रहता है ना, उनके लिए एक किस्म है ज्वार की, वो कौन सी है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ जो किस्म है वो है CSV 17। कौन सी है? CSV 17 यहाँ पर दोस्तों किस्म है सूखे के लिए ज्वार की, ठीक है। इसी के साथ में अपना अगला प्रश्न है, वर्ष 2011-12 के अनुसार दलहन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम भारत में कौन सा स्थान था, भारत में कौन सा स्थान था, ठीक है। राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान था 2011 और 12 के अनुसार दलहन उत्पादन के अंदर। तो ये स्थान था अपना तीसरा स्थान था राजस्थान का भारत के अंदर दलहन उत्पादन में 2011 और 12 के अंदर, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों अपना यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सामान्यतः माइक्रो जो जल ग्रहण का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, सामान्यतः माइक्रो जल ग्रहण का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर होता है दोस्तों 100 से लेके 1000 हेक्टेयर तक। कितना होता है? 100 से लेके 1000 हेक्टेयर तक। और इसी के साथ में दोस्तों अपना आज का अगला प्रश्न है कि जैव उर्वरक मानकों के अनुसार राइजोबियम जैव उर्वरक में बैक्टीरिया के CFU की संख्या प्रति ग्राम वाहक सामग्री में कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 1 इंटू 10⁻7, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर C। इसी के साथ में दोस्तों अगला प्रश्न है कि मृदा में सूक्ष्म जीवों की जो संख्या होती है दोस्तों, उसका सही क्रम क्या है, ठीक है। सही क्रम यानी कि मृदा में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, पहले सबसे पहले वो आएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर C, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है मृदा के अंदर बैक्टीरिया, फिर होते हैं एक्टिनोमाइसीटीज, फिर होते हैं फफूंद, और उसके बाद में अन्य जितने भी कीड़े हैं दोस्तों वो होते हैं मृदा के अंदर, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसी के साथ में दोस्तों अपना अगला प्रश्न है यहाँ पर कि नासी जीवों द्वारा होने वाले सकल फसल नुकसान में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि जो नासी जीव है दोस्तों, उनके द्वारा जो फसल का जो नुकसान होता है वो सबसे ज़्यादा किन से होता है। आपको पता होगा कि खरपतवारों से दोस्तों सबसे ज़्यादा फसल का नुकसान होता है। तो ये लगभग 33% दोस्तों जो फसल है उसको नुकसान कौन पहुंचाता है, अपना मात्र खरपतवार दोस्तों 33% जो है फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपको अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि परीक्षण के लिए मृदा नमूने में मृदा कणों का आकार होना चाहिए। यानी कि सॉइल की जो टेस्टिंग करानी दोस्तों अपने को, यानी कि मृदा का परीक्षण कराना है, तो उसके लिए जो मृदा के कण होते हैं ना, उनकी साइज़ कितनी होनी चाहिए। तो उनकी दोस्तों साइज़ होनी चाहिए 2 मिलीमीटर से कम, 2 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर A अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में अपना अगला प्रश्न है कि चने का उत्पत्ति स्थान जो यहाँ पर है दोस्तों वो कौन सा है। तो चने का उत्पत्ति स्थान में बता दो आपको, ऑप्शन नंबर A दक्षिणी पश्चिमी एशिया, ठीक है। कहीं कहीं अफगानिस्तान भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखना आपको। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर अपना अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान दोस्तों स्थित है। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो वो है हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर दोस्तों ये स्थित है, ठीक है। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कपास में बोलवर्म नियंत्रण के लिए दोस्तों फेरोमोन 1% बीज अंकुरण के कितने दिन बाद प्रयोग लाना चाहिए। फेरोमोन दोस्तों जो होता है कि जो बोलवर्म होता है उसको नियंत्रण करने के लिए ये दवाई है, उनको दोस्तों अंकुरण के बाद कितने दिन बाद उपयोग करना चाहिए। तो ये ऑप्शन है अपने यहाँ पर दोस्तों 21 दिन बाद जो दोस्तों फेरोमोन का यहाँ पर उपयोग करना चाहिए अपने को, ठीक है। कपास के अंदर अगर बोलवर्म का दोस्तों यहाँ पर नियंत्रण करना है ना अपने को, तो 21 दिन बाद अंकुरण के अपने को जो है फेरोमोन का यहाँ पर छिड़काव करना होगा, या फिर कुछ भी जैसे अपन देते हैं उस प्रकार से फेरोमोन का उपयोग करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में अगला प्रश्न है मृदा केशिकीय जल किस वायुदाब पर होता है। तो मृदा का केशिकीय जल दोस्तों किस वायुदाब पर होता है, तो वो होता है 0.33 से लेके 31 एस्ट्रोस्फीयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो होता है दोस्तों वो होता है 0.33 से लेके 31 एटमॉस्फेयर दोस्तों इतना होना चाहिए, ठीक है। वायुदाब पर होता है, ठीक है। केशिकीय जल जो होता है मृदा में इतने एटमॉस्फेयर पर होता है दोस्तों। और इसी के साथ में अपना अगला प्रश्न है 1 किलो सोयाबीन होता है, 1 किलो सोयाबीन से कितना सोया दूध तैयार किया जाता है। यानी कि सोयाबीन होता है दोस्तों 1 किलो, उससे कितना दूध जो है वो सोया दूध दोस्तों वो तैयार किया जाता है। तो अपना राइट आंसर होगा 6 से 8 किलो दूध दोस्तों यहाँ पर सोया दूध जो है दोस्तों वो सोया दूध दोस्तों यहाँ पर तैयार किया जाता है। और अगला प्रश्न दोस्तों ये अपना आम की बीज रहित किस्म है, ठीक है। आम की बीज रहित किस्म तो वो कौन सी है,
तो ऑप्शन अपना यहाँ पर सिंदूरी दोस्तों, यहाँ पर जो है सिंधु या सिंदूरी दोनों हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर राइट आंसर है। आम की जो है दोस्तों बीज रहित किस्म, ठीक है। और आम्रपाली की बात करूँ तो ये होती है आम की एक बोनी किस्म होती है दोस्तों, आम्रपाली। आपको याद रखना है। चौसा होती है सबसे मीठी किस्म, ठीक है, चौसा, ये आपको याद रखना है। चौसा जो होती है मीठी किस्म होती है। और भी बहुत सी किस्में दोस्तों आम की। और अगला है वर्ष 2011 और 12 के अनुसार तिलहन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तिलहन, तो वो था तीसरा स्थान। आपको याद रखना, दलहन में और तिलहन दोनों में तीसरा स्थान था भारत का। अगला प्रश्न है, नींबू में सिट्रस कैंकर रोग का कारण क्या है? ठीक है, नींबू के अंदर रोग होता है सिट्रस कैंकर रोग दोस्तों, उसका जो पैथोजन है दोस्तों अपने को वो बताना है। तो ये है जेंथोमोनास सिट्राई जीवाणु होता है, उसके कारण जो नींबू में कैंकर रोग होता है, ठीक है। इसी के साथ में अगला प्रश्न है अपना, कृषि शस्य जलवायु में पौधे वृद्धि काल की उपयुक्त गणना के लिए वर्षा तथा अधिकतम वाष्प उत्सर्जन दोस्तों, वाष्प उत्सर्जन के अलावा मुख्य कारक है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी तापमान, ठीक है। मैं दोस्तों जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो यहाँ पर। इसी के साथ में दोस्तों अगला प्रश्न है, फल मक्खी किसका मुख्य हानिकारक कीट है? तो दोस्तों आपको याद रखना, फल मक्खी जो मुख्य कीट है वो है बेर का। किसका है? बेर का। अगला प्रश्न क्या दोस्तों, ये अपना, अनार के फरवरी मार्च के पुष्पन को क्या कहा जाता है? जो अनार के अंदर दोस्तों फरवरी माह के अंदर पुष्पन आता है उसको क्या कहा जाता है? तो वो बोलते हैं अम्बे बहार, अम्बे बहार। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर सी हो जाएगा, अम्बे बहार, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों अगला प्रश्न अपना यहाँ पर, कि राजस्थान में अनार का दोस्तों जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है दोस्तों वो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए डिंडोल जो जयपुर है, ठीक है, डिंडोल जयपुर, उनको कहा जाता है अनार का एक्सीलेंस, जो यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ में अगला प्रश्न क्या है, बागवानी के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 2005 और 6 के अंदर। इसी के साथ में अगला प्रश्न है, गाजर की एशियाई किस्मों में अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इसका जो पीडीएफ है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पूरा पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, आप जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कैंडी में शक्कर की मात्रा होती है? तो वो होती है 75%, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुसा यम दागनी जो दोस्तों किस्म है, पुसा यम दागनी, वो किसकी किस्म है? तो वो है गाजर की किस्म। किसकी है? गाजर की, ठीक है। इसी के साथ में अगला प्रश्न है, हिसार ललित किसकी किस्म है दोस्तों? तो हिसार ललित किस्म है दोस्तों टमाटर की, याद रखना आपको, टमाटर की। इसी के साथ में अगला प्रश्न है कि अवले में कुल घुलनशील ठोस पदार्थों की मात्रा होती है? तो वो होती है 65%, याद रखना दोस्तों। लौकी में नर फूलों की दोस्तों, नर फूलों के अधिक उद्भव का, सॉरी यहाँ पर क्या है, लौकी में नर फूलों की अधिक उद्भव, ठीक है, का कारण क्या है? उद्भव का कारण क्या है? तो दोस्तों ये है उच्च तापमान और अधिक नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन, अधिक तापमान होना और अधिक नाइट्रोजन के कारण दोस्तों यहाँ पर जो है लौकी में अधिक नर फूलों की जो दोस्तों उद्भव होता है, ठीक है। इसी के साथ में अगला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर, कि निम्नलिखित में से विजातीय चुनिए, यानी कि विजातीय। तो दोस्तों विजातीय कौन सी है अपने? यह है हल्लावी, ठीक है, हल्लावी, यानी कि दोस्तों ये जो विजातीय है, क्योंकि हल्लावी एक किस्म है खजूर की, बाकी अपनी केसर, फजल और दशहरी ये तीनों ही किस्म है आम की, याद रखना है, तीनों आम की किस्म है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों अपना यहाँ पर, कि पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए सबसे उपयोगी रसायन कौन सा है? तो ये है फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड दोस्तों पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, आम की किस किस्म में उत्तक शेक की विकृति अधिक पाई जाती है? ठीक है, तो वो होती है बी, यानी कि अल्फांसो। इसमें उत्तक शेक की जो विकृति होती है दोस्तों वो अधिक पाई जाती है अल्फांसो के अंदर। बकरे के मांस को क्या बोलते हैं? तो आपको याद होना चाहिए, बकरे के मांस को बोलते हैं चेवन पोर्क बोला जाता है अपने। इसके क्या बोलते हैं उसको? सुअर के मांस को, ठीक है। आपको सब यहाँ पर याद रखना है, चीक वगैरह यहाँ पर चिकन बीफ सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। चिकन यानी मुर्गी का मांस होता है उसको चिकन बोलते हैं, ठीक है। टेट्रोइंग क्या है? टेट्रोइंग एक दोस्तों यहाँ पर चिन्हित करने की विधि है जो पशुओं के अंदर की जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। एक तरीका है जो पशुओं को पहचानने के लिए बनाने का है, ठीक है। टेट्रोइंग ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पशु होता है उसके ऊपर कोई भी टैग लगा दिया जाता है, उसको बोलता है टेट्रोइंग, यानी कि टैग लगाना पशु के ऊपर, कोई भी टैग होता है जिससे कि पशु को अपन पहचान सकते हैं। अब दोहरे उद्देश्य वाली दोस्तों गाय की नस्ल कौन सी है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है थार पारकर, ठीक है, जो कि दोहरे उद्देश्य की दोस्तों एक नस्ल है थार पारकर, यानी कि बाहर डोने और साथ में दूध देने दोनों के लिए जानी जाती है नस्ल, याद रखना।
अगला है भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान क्या है? गुजरात, आपको याद है, सूरत गुजरात सूरती नस्ल, सीधा याद रखना, सूरत गुजरात सूरती नस्ल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी निमोनिया जो है विषाणु जनित रोग नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है रानीखेत किससे संबंधित बीमारी है? तो वो है अपनी रानीखेत यानी कि आपको पता होना चाहिए कुक्कुट यानी मुर्गी से रिलेटेड जितनी भी बीमारी है दोस्तों, मुर्गी की बीमारी है वो है कुक्कुट, सॉरी मुर्गी की बीमारी ये है रानीखेत, ठीक है। कुक्कुट भी बोला जाता है मुर्गी को, और इन दोनों की बीमारी क्या है? रानीखेत जो है दोस्तों, इनकी बीमारी है कुक्कुट और मुर्गी, यानी कि दोनों ही एक ही चीज़ है, कुक्कुट बोलो या मुर्गी बोलो, ठीक है। अगला प्रश्न है कर्मीहर दवाइयों के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं करते? तो ऑप्शन नंबर बी लाल दवा, लाल दवा का दोस्तों प्रयोग नहीं करते कर्मीहर दवाइयों के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न है सवाई चाल के लिए एवं तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं, तो वो होते हैं कांकरेज नस्ल के, आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत से लोग कन्फ्यूज रहते हैं, नागौरी नस्ल भी आता है इसमें, वो होता है डुबकी चाल के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है, डुबकी चाल, ध्यान रखना भैया। अगला प्रश्न क्या है? मादा पशुओं में गर्भधारण का उत्तम समय होता है, उत्तम समय बेस्ट टाइम ऑफ, यहाँ पर दोस्तों मादा का गर्भधारण समय जो गर्भधारण करने का जो समय है वो बेस्ट कौन सा होता है? तो वो होता है 12 घंटे से लेके 18 घंटे तक, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है अपना? वो है सर्वप्रथम नवजात बछड़ों को पिलाना चाहिए, वो पिलाना चाहिए खीस, खीस को क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम, याद रखना कोलेस्ट्रम। इसमें क्या होती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है दोस्तों वो बढ़ा देता है बच्चे की, ठीक है, इसलिए पिलाते हैं। अगला प्रश्न है गाय भेड़ बकरी में कृंतक दांत होते हैं, निचले जबड़े में होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? गाय के दूध में वसा की मात्रा होती है 4 से 5, ठीक है। इसी के साथ में अगर अपने को भैंस की पूछे 6.5, भैंस की कितनी है? 6.5, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरिनो नस्ल विदेशी नस्ल की जो भेड़ है दोस्तों वो किस देश की है? वो है स्पेन, आपको याद रखना है स्पेन की नस्ल है। ट्रोकार कैनुला किससे संबंधित होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ट्रोकार कैनुला यानी कि आफरा, भैंस या गाय या कोई भी हो सकता है जानवर, वो हरा चारा अधिक खाने के कारण उसको आफरा आ जाता है, उसके लिए एक यंत्र है ये ट्रोकार कैन्यूला, याद रखना है आपको, ठीक है। आफरा एक रोग है, आहार जनित रोग है, सीधी बात है, मैंने बोला हरा चारा आदि खाने से, ठीक है। कुकुट पॉक्स जनित रोग है, कुकुट पॉक्स ये दोस्तों एक रोग है विषाणु जनित, आपको याद रखना, ठीक है। कौन सी अगला प्रश्न क्या है? कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी आकार के होते हैं? तो आपको पता जलेबी आकार यानी मुर्रा नस्ल, ठीक है, जलेबी आकार यानी मुर्रा नस्ल, सीधी बात है। हाँ, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न अपना है यहाँ पर कि पशुओं में आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए, कब पिलानी चाहिए? वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार पिलानी चाहिए 6-6 महीने के अंदर अंतराल में, ठीक है, आपको ध्यान रखना ये सब, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है दोस्तों? दूध दोहने की, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, दूध दोहने की जो सर्वोत्तम विधि दोस्तों है वो तो है पूर्ण हस्त विधि। कौन सी है? पूर्ण हस्त, यानी कि पूरा हाथ दोस्तों होता है ना, उससे दूध दोहा जाता है पूर्ण, ठीक है, सर्वोत्तम विधि बोले तो, और ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर राइट होगा। लेकिन दोस्तों एक बात और बता दूं, चुटकी विधि किसी के लिए काम आती है? पूर्ण दुग्ध दोहने के लिए, पूर्ण दुग्ध दोहने के लिए कौन सी सर्वोत्तम विधि बोल रहे हैं? तो वो है चुटकी, यानी कि पूरा दूध निकालने के लिए विधि कौन सी काम आती है? वो आती है चुटकी विधि। और दुग्ध दोहने की सर्वोत्तम विधि बोले तो आपको बताना पूर्ण हस्त विधि, ठीक है। उसके साथ में पूरा दूध दोहने के लिए यानी पूर्ण दूध दोहने के लिए सर्वोत्तम विधि पूछे तो आपको चुटकी विधि बतानी है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या अपना? अगला प्रश्न है हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं? तो किन कारणों से मरते हैं? वो ये सभी कारण दोस्तों आपको पता ही होगा, ठीक है। असंतुलित आहार, अल्पाहार, दवा या चिकित्सा का अभाव हो गया, परजीवी का प्रकोप हो गया, तो इनके कारण जो पशु हर साल अपना देश में मरता है, ठीक है। अगला प्रश्न है सत्य प्लस आग्रह यानी कि सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी, सीधी सी बात है, सत्याग्रह का जो संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह, ठीक है। अगला प्रश्न है पीताम्बर सूख रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित पद समास का उदाहरण है, कौन सा समास है? पीताम्बर, पीताम्बर, ठीक है। तो इसका कौन सा कर्मधारय दोस्तों, राइट आंसर होगा कर्मधारय पीताम्बर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? हाँ, खेचर शब्द पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? खेचर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? खेचर यानी कि खग, ऑप्शन नंबर बी, खग यानी खेचर, दोनों ही सेम है। अगला प्रश्न है संस्कार शब्द जो है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग इसके अंदर? सम, सम होता है, सम, ये सम जो ऊपर बिंदी लगी है दोस्तों उसको बोलते हैं सम,
ठीक है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग पूछा अपने को, तो इसमें उपसर्ग है सम उपसर्ग, ठीक है। इसी के साथ में अगला प्रश्न दोस्तों अपना यहाँ पर कि निम्नलिखित में से, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, सभी शब्द शुद्ध है? उज्ज्वल, गणतंत्र, ऋतु, वाल्मीकि। तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, ये पर्सन डिलीट हुआ था, ठीक है, डिलीट हुआ था। इसका राइट आंसर मेरे को भी नहीं पता, ये पर्सन डिलीट हो रखा है, ठीक है, उस टाइम पर इसको डिलीट किया गया। हाँ, अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है? द्वंद्व समास का जो प्रयोग है दोस्तों वो किस में हुआ है? तो वो अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। इसी के साथ में अगला प्रश्न है निर्जर और निर्जर शब्द दोनों इस आपको बोलने में सेम लग रहा होगा, लेकिन दोनों का दोस्तों यहाँ पर अर्थ अलग अलग है। तो इसका सही आंसर क्या है? देखो, निर्जर का मतलब होता है देवता और निर्जर यहाँ पर होता है झरना, दोनों का अलग अलग यहाँ पर अर्थ है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। उपकार के प्रति किया गया उपकार क्या कहलाता है दोस्तों? एक शब्द में बताना आपको, वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं डी, प्रत्योपकार, राइट आंसर प्रत्योपकार, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? गौरव का तो वो होगा लाघव, क्या होगा? लाघव, आपको याद रखना है, गौरव का विलोम होगा लाघव। अगला प्रश्न, हाँ, कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी, मौका चूक जाने पर बेचारा हाथ मलते रह गया, इसका यहाँ पर सही प्रयोग हुआ है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य वे दंड पाने के योग्य है, ये एकदम सही वाक्य है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है? उनका बहुत भारी सम्मान हुआ, उनका यहाँ पर गलत है, उनका बहुत भारी भारी सम्मान हुआ, ये तो उल्टा हो गया दोस्तों, ये गलत है। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, भाग खड़ा हुआ ऐसा कुछ होगा, लेकिन दौड़ खड़ा नहीं होता है। कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ऐसा आना चाहिए, कई रेलवे के नहीं, रेलवे तो एक ही था, रेलवे के कई कर्मचारियों की यहाँ पर दोस्तों गिरफ्तारी हुई, आपको ये भी याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये सब गलत है। हाँ, अगला प्रश्न अपना कौन सा है? अगला प्रश्न है अपना, आपको बता देता हूँ, हाँ, अगला प्रश्न है मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवणों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है टोड, ठीक है, टोड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डांड, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पर, डांड। इसी के साथ दोस्तों अगला यहाँ पर प्रश्न है लोक कलाकार लच्छीराम का संबंध किससे है? तो वो है कुचामणि ख्याल से, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ में अगला प्रश्न है डोमिसाइल अंग्रेजी शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो पारिभाषिक शब्द है दोस्तों वो हिंदी में प्रयुक्त होता है? तो उसका राइट आंसर है अधिवास, ठीक है, अधिवास, ठीक है। इसी के साथ में अगला प्रश्न है कि खट्टाई में पढ़ना का जो वाक्य दोस्तों उसका सार्थक प्रयोग करना है, ठीक है, प्रयोग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया पहला पत्र था दोस्तों वो कौन सा था? तो इसका भी दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों यहाँ पर डिलीट हो रखा है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अपन, हाँ, कि नी प्लस उन शब्दों का जो सही संधि विच्छेद होता है दोस्तों वो क्या है? संधि विच्छेद तो होता है अपना ऑप्शन नंबर बी, न्यून, ठीक है। इसी के साथ में अगला प्रश्न है वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाबों और नदियों आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव होती है वे क्या कहलाई जाती है? वो कहलाई जाती है दोस्तों चाही भूमि, ठीक है। अगला प्रश्न है गणगौर का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, चैत्र के अंदर। और इसी के साथ में अगला प्रश्न है कि कुरुत शब्द दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लगाने से कौरव बन जाता है? तो यह है दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर अपन कुरु शब्द में ए लगाएंगे तो ये कौरव बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ में अगला प्रश्न है खिमेल माता का मंदिर राजस्थान में किस जिले के अंदर है? ठीक है, खिमेल माता का मंदिर राजस्थान में किस जिले के अंदर है? तो ऑप्शन नंबर सी, सिरोही के अंदर दोस्तों खिमेल माता का मंदिर है, ठीक है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजस्थानी बोली को ग्रियर्सन ने भी बिल्ली बोली कहा था? ग्रियर्सन ने भी बिल्ली बोली कहा है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, वागड़ी भाषा को, ठीक है। इसी के साथ में अगला प्रश्न है सीताबाड़ी का मेला लगता है दोस्तों, तो वो लगता है यहाँ पर दोस्तों, इसका भी डिलीट हो रखा है, आपको ध्यान होगा, आप एक बार सर्च कर देना। इसी के साथ में अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर
चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पारीख दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? पारीख दुर्ग। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? स्त्रियों के हाथ का एक आभूषण विशेष है जिस जो तत्व का एक आभूषण है, तो ये दोस्तों पछेली। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के लोक देवता हड़बू यानी कि हड़बू जी का जन्म दोस्तों हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी नागौर के अंदर हुआ था। ठीक है, नागौर के अंदर। अगला प्रश्न है जालिम सिंह की हवेली स्थित है, तो दोस्तों वह है जैसलमेर के अंदर। और अगला प्रश्न है मोकल जी के मंदिर का नाम प्रसिद्ध है दोस्तों, तो वह है मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर अपना ए हो जाएगा संबिदेश्वर प्रसाद। ठीक है, प्रसाद यहाँ पर याद रखना। तो अगला प्रश्न है बीजा और माला उपजातियाँ किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो वो जानी जाती है सासी जातियाँ। ठीक है, सासी के नाम से। अगला प्रश्न अपने यहाँ पर धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंस की खाल से मुड़कर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र दोस्तों कहलाता है, तो वो कहलाता है नौबत। क्या कहलाया जाता है? नौबत। ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों अगला प्रश्न है भूतानाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो वो है जोधपुर के अंदर भूतानाड़ी। अगला प्रश्न क्या दोस्तों अपना? विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से तो यहाँ पर क्या लिखा है? लकड़ी। दोस्तों लकड़ी लिखा है, सॉरी यहाँ पर लड़की होनी चाहिए। ठीक है, लड़की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लकड़ी लिख रखा है, तो प्रिंटिंग में मिस्टेक है। तो यहाँ पर क्या विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाला उपहार दोस्तों क्या कहलाया जाता है? तो यहाँ पर ये पर्सन डिलीट हो रखा है, आपको ध्यान होगा। ठीक है, पहनावी कहलाया जाता है, पहनावी, पहरावनी। ठीक है। और अगला प्रश्न है राजस्थान में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए बागवानी उत्पादन। अगला प्रश्न है बूंदी की चित्रकला शैली दोस्तों किस महाराजा काल के चरम में हुई थी? यानी कि सी उमेद सिंह के। ठीक है, उमेद सिंह के जो दोस्तों वापस हुआ था। अगला प्रश्न है अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी झालावाड़ के अंदर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि ख्यालों में से सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों ये जानते हैं तुर्का कलंगी। तुर्का कलंगी जो ख्याल है दोस्तों वो खेले गए सबसे पहले जो ख्याल है दोस्तों उनको जाना जाता है तुर्का कलंगी के नाम से। ठीक है। अगला यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न है मारवाड़ प्रगणारी विगत नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर मुनोत नैणसी है यहाँ पर इनके रचनाकार। इसी साथ में दोस्तों अगला प्रश्न है दौसा जिले का वह स्थान जो राजपूतों और मराठों के बीच में हुई थी लड़ाई जिसका कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वो कौन सा स्थान था दोस्तों? ये भी डिलीट हो रखा प्रश्न। और इसी के साथ में दोस्तों अगला प्रश्न राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित था? तो धौलपुर इसके अंदर सम्मिलित था दोस्तों मत्स्य संघ के अंदर। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना कि बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी नरपति आला। ठीक है, ये दोस्तों इनके रचयिता है। तो दोस्तों आपको बता दूं इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, नीचे टेलीग्राम का मैंने लिंक दे रखा है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे ही सभी पेपर्स यानी सभी ओल्ड पेपर्स का दोस्तों सॉल्यूशन मिलता रहे। तो दोस्तों आशा करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।